नमस्ते। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के उन 4 विशाल स्तंभों पर बात करने वाले हैं जिन्होंने हमारी आधुनिक दुनिया की पूरी रूपरेखा ही बदल कर रख दी। बेसिकली आज की हमारी ये चर्चा कक्षा 9 के इतिहास की किताब भारत और समकालीन विश्व पार्ट 1 के मुख्य विषयों पर आधारित है। हम फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, नात्सीवाद का उदय और उपनिवेशवाद के दौरान हमारे वन्य समाज के जीवन जैसे बेहद अहम मुद्दों को समझेंगे। आप देखेंगे कि कैसे सत्ता, क्रांति और समाज में हुए इन गहरे बदलावों ने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर कीजिए। यूरोप में जो नाटकीय क्रांतियां हो रही थी, उनका भारत में बस्तर के घने जंगलों से आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? पहली नजर में लगता है ना कि इन दोनों दुनियाओं का आपस में कोई तालमेल ही नहीं है, लेकिन वाकई में ये सभी सत्ता, विद्रोह और व्यवस्था में हुए मूलभूत परिवर्तनों के आपस में जुड़े हुए मामले हैं। आज हम यही समझेंगे कि कैसे मानव समाज ने संघर्षों के जरिए खुद को एक नया आकार दिया। तो चलिए फटाफट आज की चर्चा के एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति की, फिर चलेंगे रूसी क्रांति की ओर, उसके बाद हम देखेंगे नात्सीवाद का उदय और आखिर में बात करेंगे वन्य समाज और उपनिवेशवाद के बारे में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने पहले विषय से, फ्रांसीसी क्रांति, जिसे हम स्वतंत्रता की चिंगारी भी कह सकते हैं। ये सिर्फ कोई आम सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि ये सदियों पुरानी सामंती व्यवस्था के खत्म होने की शुरुआत थी। हालात कितने खराब हो चुके थे, इसे आप इस टाइमलाइन से समझ सकते हैं। 1774 में जब लुई 16वें राजा बने तो पता है उन्हें क्या मिला? एकदम खाली खजाना। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के चक्कर में फ्रांस पर भारी कर्ज हो गया था। सरकार के कर्जदाता अब 10% तक ब्याज मांगने लगे थे और ऊपर से वर्साय के महल की फिजूल खर्ची। इसका सारा बोझ किस पर पड़ा? तीसरे एस्टेट पर, यानी आम जनता पर। यही वो असहनीय आर्थिक दबाव था जिसने 1789 की उस विशाल उथल-पुथल की नींव रखी। और ये तस्वीर उस ऐतिहासिक पल को बखूबी दर्शाती है। जुलाई 1789 में बास्तील के किले का टूटना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना देखिए। बास्तील की जेल को राजा की निरंकुश और जालिम शक्तियों का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था। लेकिन जिस वक्त हथियारों की तलाश में इस पर हमला किया गया, आप यकीन नहीं करेंगे, इस विशाल और खूंखार माने जाने वाले किले के अंदर उस वक्त सिर्फ 7 कैदी मौजूद थे। उन्हें आज़ाद करा लिया गया और ये घटना क्रांति की एक बहुत ही शक्तिशाली शुरुआत बन गई। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे विषय की तरफ, रूसी क्रांति यानी समाजवाद का उदय। 1914 के आसपास का जो रूसी समाज था वो बहुत ही जटिल था और ज़ार निकोलस द्वितीय के निरंकुश शासन का अंत अब बस होने ही वाला था। अब ये जो तुलना आप देख रहे हैं, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। फ्रांस और रूस के किसानों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। जहां फ्रांस में कई किसान नवाबों का सम्मान करते थे और क्रांति के दौरान उन्हें बचाने के लिए भी लड़े, वहीं रूस में कहानी बिल्कुल उल्टी थी। रूस के किसान बहुत धार्मिक तो थे, लेकिन वे जमींदारों और नवाबों से सख्त नफरत करते थे। वो चाहते थे कि सारी जमीन किसानों के बीच बांट दी जाए और अपनी इस मांग के लिए उन्होंने कई बार जमींदारों की हत्या तक कर दी थी। उस दमनकारी दौर में सोचिए कैसे छुप छुप कर गुप्त बैठकें हुआ करती थीं। अलेक्जेंडर श्ल्यापनिकोव के इस कोट से पता चलता है कि लंच टाइम में या गेट के बाहर कितनी निपुणता से ये मीटिंग्स होती थीं। और इसी बीच महिलाओं ने भी क्या गजब की भूमिका निभाई। मार्फा नाम की एक महिला मजदूर का किस्सा है। जब उसने काम करने से साफ मना कर दिया और उससे कारण पूछा गया तो उसका जवाब बिल्कुल स्पष्ट था, जब बाकी सारे भूखे हों तो मैं अकेले अपना पेट भरने की नहीं सोच सकती। बस उसके इसी एक निडर कदम ने कारखाने में एक बहुत बड़ी हड़ताल करवा दी थी। चलिए अब चलते हैं तीसरे विषय की ओर, नात्सीवाद का उदय। ये विस्तारवाद के अंधकार का दौर था। आइए देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय दुनिया में कौन-कौन सी ताकतें उभर रही थीं और उनका क्या असर हुआ। इसे समझने के लिए पहले इन 2 गुटों को देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूरी दुनिया मुख्य रूप से इन्हीं 2 हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ थी एक्सिस पावर्स यानी धुरी शक्तियां, जिनमें जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे, और इनके खिलाफ खड़े थे अलाइड पावर्स यानी मित्र राष्ट्र। इस गठबंधन का नेतृत्व शुरुआत में ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे, लेकिन बाद में सोवियत संघ और अमेरिका भी इनके साथ आ गए। इस विशाल रैली की तस्वीर देखिए। इससे आप उस समय की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं का अंदाजा लगा सकते हैं।
जर्मन जनता के लिए लिविंग स्पेस या रहने की जगह जुटाने की चाह में हिटलर ने जून 1941 में सोवियत संघ पर हमला कर दिया। और सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल थी। ये फैसला जर्मनी के लिए बेहद विनाशकारी साबित हुआ। सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर किया, और सिर्फ इतना ही नहीं, वे पीछे हटते जर्मन सैनिकों का पीछा करते करते बर्लिन के बिल्कुल बीचों बीच तक जा पहुंचे। अब आते हैं अपने चौथे और आखिरी विषय पर, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। ये ब्रिटिश साम्राज्य की एक ऐसी अदृश्य कीमत थी जिसे भारत के हाशिए पर रहने वाले समुदायों ने चुकाया। अंग्रेजों की उस मानसिकता को समझने के लिए जरा इस तस्वीर पर गौर करें। ब्रिटिश राज में बड़े बड़े जानवरों का शिकार करना सिर्फ एक खेल नहीं था। उनका मानना था कि ऐसा करके वो हमारे समाज को सभ्य बना रहे हैं। जरा सोचिए, जॉर्ज यूल नाम के अकेले एक अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मार गिराया था। इस तरह के बेतहाशा शिकार ने उस समय कई प्रजातियों को विलुप्त होने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। तो एक तरफ तो शिकार के ये शाही शौक चल रहे थे, और दूसरी तरफ आम लोगों की भुखमरी का ये आलम था। 1892 की बैगा समुदाय की इस याचिका को पढ़िए, ये वाकई दिल दहला देने वाली है। वो लिख रहे हैं, हर रोज हम फाका करते हैं, हमारे पास सिर्फ एक ही दौलत है, और वो है हमारी कुल्हाड़ी। हम खाने के लिए मर रहे हैं। ये भारी विरोधाभास हमें बताता है कि साम्राज्यवादी नीतियों की इंसानी कीमत कितनी भयानक थी। और इन्हीं जुल्मों का सीधा नतीजा था 1910 का बस्तर विद्रोह। कांगेर वनों के धुरवा समुदाय ने इसका नेतृत्व किया, और गुंदाधूर इसमें एक बहुत बड़े नेता बनकर उभरे। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि इन स्थानीय लोगों ने एक दूसरे को संदेश भेजने के लिए आम की टहनियां, मिट्टी के ढेलों, लाल मिर्च और तीरों का इस्तेमाल किया। गांव-गांव ये चीजें घुमाई गईं, और इस विद्रोह का सीधा निशाना बने वो बाजार, पुलिस थाने और अधिकारी जो इस औपनिवेशिक शासन का हिस्सा थे। इसी औपनिवेशिक मानसिकता का एक और बेहद चौंकाने वाला सच था 1871 का क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, यानी अपराधी जनजाति अधिनियम। अंग्रेज अधिकारी घुमंतू समुदायों को हमेशा शक की नज़र से देखते थे, तो उन्होंने क्या किया? इस कानून के जरिए कारीगरों, व्यापारियों और चरवाहों के पूरे समुदायों को जन्म से ही अपराधी घोषित कर दिया। बिल्कुल सही सुना आपने। और इसी के साथ उनकी आवाजाही पर भी कड़ी पाबंदी लगा दी गई। तो इन सभी ऐतिहासिक दस्तावेजों और घटनाओं को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। फ्रांस और रूस की उन विशाल क्रांतियों से लेकर जर्मनी की वो हिंसक विस्तारवादी नीतियां और औपनिवेशिक भारत में हमारे अपने ही समुदायों का वो कड़ा संघर्ष, इन सब ने मिलकर आज की इस आधुनिक दुनिया को कैसे बनाया है। एक नागरिक के तौर पर आज हमारी जो भी पहचान है वो कहीं ना कहीं इन्हीं घटनाओं से जुड़ी है। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि इतिहास को समझने का असली मतलब यही है। आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।